वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लास, जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हीट के कारण जो इफेक्ट होगा उन सब बातों को पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने बल्ब को ग्लो करते हुए देखा होगा, चमकते हुए देखा होगा, उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से ग्लो करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक बल्ब का ग्लो अपना अपना होता है, मतलब ब्राइटनेस जो होता है वो अपना डिफरेंट होता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस पर्टिकुलर बल्ब की पावर कितनी है, उसका क्षमता कितनी है। तो उनके आधार पर उसको हम डिसाइड करते हैं, मतलब हम पावर भी पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को हम टच करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम समझिए कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। ओके, देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या है। हीटिंग इफेक्ट, ओके, देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब भी हम करंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, सोर्स से रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है या रेजिस्टर के अंदर फ्लो करता है। बात एक ही, कंडक्टर भी के अंदर भी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो थोड़ा होता ही है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पर्टिकुलर आयंस के साथ कोलाइड करता है, और इस कोलिजन के दौरान वो अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी को आयंस में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आयंस गेन करता है, वो ऑक्सीलेट करना चालू करता है, और ऑक्सीलेशन के कारण वो वर्क करता है, ठीक है। और वर्क करेगा तो क्या, एज ए फॉर्म ऑफ हीट। ओके, हीट के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, ऑक्सीलेशन करता है। ऑक्सीलेशन के कारण वो जैसे ही ट्रांजिट स्टेट में जाता है तो वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करके वो पर्टिकुलर कंडक्टर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो यही है फिनोमेना। अब इसको समझने के लिए पहले तो इसको डिफाइन कर लीजिए, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। ओके, व्हेन करंट passes through the conductor, then it becomes hot. Becomes hot. Okay, it is known as heating effect or heating effect or जूल्स हीटिंग। इसी को जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब ये है तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट, समझ में आई बात है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस है, ओके, और यहाँ से ये ए है और ये बी है, यहाँ से इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, सॉरी आई करंट फ्लो होगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ओके, अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ए बी के अक्रॉस वी है, तो वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा। नहीं, ये पहले से हम जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओ पोटेंशियल वाले टॉपिक्स में देख लो, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। कोई दिक्कत। और Q इंटू वी को, Q को हम I इंटू टी लिख सकते हैं। नहीं, किससे, ओम्स लॉ से, सॉरी ओम्स लॉ से नहीं, हम जानते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। इससे तो इसको इधर लाएंगे तो Q इक्वल टू आई टी। अच्छा, ये आई टी हो गया, तो यहाँ पर W जो हो गया वो कितना होगा, वी आई टी। इसको अरेंज कर दिया जस्ट मैंने। यही वर्क डन जो होता है ये हीट के फॉर्म में आता है, ठीक है। यही वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन करता है दैट इज हीट। ओके, हीट वो अपने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। एक दूसरा भी मेथड है, मैं समझा देता हूँ उसको कैसे काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है, बट अभी फिलहाल के लिए इजी मेथड देखते हैं, ठीक है। ये 2003 में, सॉरी 2013 में पूछा गया है। हीटिंग इफेक्ट के कारण एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है हीट का, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, W इक्वल टू वी आई टी। ओके, और ये हीट है यहाँ पर। अब ये वी आई टी जो है ना, वी आई टी तो हो गया। अब आई की जगह पर ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं अपन, वी अपॉन आर।
तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, नहीं। और यहाँ पर ये जो है ना, ये v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, ओम्स लॉ से, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब ओम्स लॉ का यूज करके आप क्या लिख सकते हैं, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आई की जगह पर हमने वी अपॉन आर लिख दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। और यहाँ पर आई स्क्वायर वी की जगह पर आई इंटू आर लिख सकते हैं, आई वी की जगह पर आई इंटू आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। तो ये हो गया हीट प्रोड्यूस। ओके, ये जो भी हमें निकलेगा एक्सप्रेशन वो सब जूल में आएगा। अगर मान लीजिए कैलोरी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में निकल जाएगा। ये सारा जो आएगा जूल में आएगा। अब देखो, इसी को पर्टिकुलर को क्या करते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ, इसी को जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ क्या कहता है, बस यहां से जो एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ है उसी को लिख देना है। ठीक है, तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग पहला अगर लॉ लिखना चाहते हैं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये चीज़ होगा। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन आई इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप किसी एक चीज को यहां से, मैं ये इससे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर के, तो कोई एक को आप लिख दीजिए, हो गया जूल्स हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, कोई एक एक्सप्रेशन को लिख देना, बस यही एक्सप्रेशन क्या है, जूल्स का हीटिंग का है। हीट इज, मैं लिख देता हूं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हीट इज, थर्ड नंबर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन R is constant। R constant है, कोई एक लिख दीजिए पॉइंट, हो गया आपका जूल्स हीटिंग। ओके, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं ये वाले टर्म को बनाना चाहता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का कि सर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन इसी में ये चीज टर्म भी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहते हैं आप तो ये इस टर्म में लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड नंबर में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां पर बस ये लिखना होगा हमको कि v इज कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है इतना। ठीक है, आगे बढ़े, हीटिंग इफेक्ट समझ में आया, तो हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। तो अच्छा, हम एक दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, तो इसको ये अब हीट जो फाइंड आउट किया था ना, उसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और इसका कम, तो इसे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब करंट ऑफ कोर्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल तो ये हो गया, लो पोटेंशियल क्या हो गया, B। अब हमें इतना पता चला, तो देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो Q इंटू VB माइनस V, नहीं, अगर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फाइनल माइनस V से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेल्टा U की वैल्यू जो होगी, VB कम है और ये ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस QV। हम ये मान रहे हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कितना है, V, तो पहले माना था। ओके, तो माइनस Q डेल्टा QV। ओके, अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, तो KI प्लस U, K इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, अब हमें यहाँ अगर हम इसको इस साइड लाए तो K फाइनल माइनस K इनिशियल कर सकते हैं इस साइड लाके, और इसको लाएंगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। इससे सीधा पता चलता है कि ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इक्वल टू माइनस ऑफ
लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं माइनस कैसे, इसको इसमें से अगर हम लेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यही तो चेंज होता है डेल्टा ई, ठीक है, ये डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। इतना समझ में आई बात? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के होगा, नहीं। अब ये डेल्टा के जो है ना, इसके जगह पर क्या है, माइनस डेल्टा ई, देखो ऊपर वाले इक्वेशन से, और माइनस की समझ में आई बात है, और ये माइनस डेल्टा यू से यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू लिख रखे हैं आप, कितना लिख रखे हैं, W इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी। ये कहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब ये जो है ना इक्वेशन 1 से हमें क्या आएगा, और W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी, और Q की जगह पर हम लिखेंगे तो क्या होगा, Q की जगह पर हम अगर करंट के डेफिनेशन से लिखें तो Q इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं, और I इंटू टी, W इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, I इंटू टी इंटू वी, मतलब वी आई टी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब वी आई टी हमने लिख रखा है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए हमको इसी वी आई टी को ऐसे चेंज तो बहुत सारे में कर सकते हैं, वी की वैल्यू रख के, लेकिन अगर हम इसी वर्ड को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये मैंने अभी पढ़ा है आपको, एच वी आई टी, और यही सब इक्वेशन में है वी आर टी आई स्क्वायर आर टी, ये क्या है बच्चों, तो ये है इसीलिए बोलते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने आयंस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इतना समझ में आई बात है? तो अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और फिर समझते हैं कि एक तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन है ना, तो यहीं पर समझा देता हूँ, इसको हटाते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में आया। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेम डायमेंशन का, मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर नाइक्रोम का है, दूसरा क्या है कॉपर का वायर, ठीक है। वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो कौन जल्दी गर्म होगा, कौन हीट अप जल्दी होगा, फास्टली होगा, ठीक है। नाइक्रोम एंड, लिख देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर आर connected in series combination. Dimension of, मतलब लेंथ है, यहाँ पे लिखो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of both wire are same, then which wire will get heat up first, कौन सा वायर जल्दी हीट अप होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। देखिए दोनों वायर का लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है, आपने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, दोनों का सेम है, मतलब कहने का डायमेंशन तो सेम ही है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं क्या, नेचर, ओके। तो ऑफ नेचर जो है ना वो क्या करेगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो होगा इस नाइक्रोम का ज्यादा होगा, ठीक है। नाइक्रोम का जो वायर होगा इसका ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली कॉपर के वायर, ठीक है। तो ये ठीक है। अब ये नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस, नाइक्रोम क्या है, ये लोहा है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन कॉपर, हमने समझा था इस चीज को, ओके। अब रेजिस्टेंस की प्रकृति उसकी सेम होती है, मैंने बताया था 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है।
उसकी प्रॉपर डाटा अभी मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत गुना ज्यादा, 60 टाइम्स ज्यादा वैसे, ठीक है एग्जैक्ट। अब देखो इसमें हम यहाँ पर आर नाइट्रोन का तो पता चल गया। अब देखो हीट अप ऑफ नाइट्रोन जो लिखेंगे आई स्क्वायर आर एन इंटू टी सेम टाइम के लिए, और हीट जो होगा कॉपर का आई स्क्वायर आर सी यू इंटू टी। अब जिसका ज्यादा वैल्यू होगा ना, जिसका ज्यादा, इसमें देख लो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये जल्दी हीट अप हो जाएगा, मतलब हीट ऑफ नाइट्रोन इज ग्रेटर देन बिकॉज रेजिस्टेंस इज स्मॉल। करंट तो सेम ही फ्लो होगा ना, क्यों? क्योंकि सीरीज कम्युनिकेशन आपने सीखा है, सीरीज कम्युनिकेशन में करंट क्या होता है, सेम रहता है, तो करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन हीट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। समझ में आई बात? देखिए अब यहाँ एक 2017 का क्वेश्चन आ गया, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्यारे बच्चों, अब ये जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किसी सर्किट में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जो हम सोर्स लगाते हैं, मतलब टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोर्स हम लगाते हैं, जैसे एक बैटरी है, क्या सोर्स है, सर्किट में करंट फ्लो कराता है। घर में डोमेस्टिक सप्लाई है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स है, वो सारे डोमेस्टिक एप्लायंसेस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है ना, जो एनर्जी हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है ना, ये सोर्स है, यहाँ पर एक तो रजिस्टर है और इसमें सोर्स है, ये सोर्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डीसी जो है बैटरी के ऐसे लगाते हैं, अगर मान लीजिए एसी रहता है, एसी तो आपको पढ़ना है, ये एसी तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और ये करंट फ्लो कराएंगे इसमें, ओके। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम क्या है, देखो ठीक है, ऑन द बेस तो यही है कि ये क्या करता है, करंट फ्लो कराने में मदद करता है। लेकिन एज ए होल जो आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिजली बिल जिसको कहते हैं, वो इसी आधार पर आता है, मतलब कितना एनर्जी का खपत हुआ डोमेस्टिक, मतलब घर में, उससे हम क्या निकालते हैं, बिजली बिल निकालते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आपको कैसे उसको बिजली बिल निकालते हैं, बट ये होगा क्या, देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा, जो वर्क हीट जो था ना, या जो वर्क हम निकाले थे, हीट का एक्सप्रेशन जो था H/I²RT, यही एनर्जी जो है ना, ये भी सप्लाई करता है, यही सप्लाई करता है, मतलब एक्सप्रेशन दोनों का सेम ही होता है। तो ऐसा यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो क्या होगा, जूल, ठीक है। अब जब हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स की बात करते हैं, वैसे भी यहाँ पर ये वर्क जो था, और वर्क जो है ना, यही एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों ही सेम ही चीज, ठीक है। बट डेफिनेशन तो थोड़ा सा वहां हीट जनरेट होता था, यहाँ पर जो सोर्स जितना एनर्जी देगा उतना ही, तो उसी के अनुपात में तो हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको रख कर दीजिए, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट देखिए, प्रैक्टिकल यूनिट जो है इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। जैसे पावर का होता है ना 1 HP, ठीक है, पावर भी हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स होता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT, ठीक है, तो कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये जो है ना, वो 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर्स के इक्वल होता है, और इसको जब तुम मैनिपुलेट करोगे ना, ऐसे मैं कर देता हूं, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ वाट जूल पर सेकेंड, एंड आवर्स का होता है 3600 सेकेंड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको जब लिखेंगे 3.6 × 10⁻⁵ यहाँ जूल हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कैसे हो जाएगा जूल। तो ये 1 किलो वाट जो होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है, 1 यूनिट जो होता है 1 यूनिट इसके इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर्स, ठीक है।
अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये रहा है कि 4 बल्ब्स ऑफ 100 watt glows daily for 4 hours, ठीक है। तो एंड अगेन 4 बल्ब्स ऑफ 40 watts glows daily for 6 hours, ठीक है। 2 fans of 60 watt glows daily for 8 hours, ओके। आपको टोटल यूनिट निकालना है इस दिन का, और अगर यूनिट का 1 यूनिट कॉस्ट जो है ना 3 रुपीज है, तो इसका पूरा टोटल बिजली बिल कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना है ये बता दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 बल्ब्स ऑफ 100 watt glows daily for 4 hours, हम क्या करेंगे 4 into 100 into 4, तो डेली का आपको कितना वाट कंज्यूम होगा हमको पता चल जाएगा। तो 4 4 दैट कितना होगा 1600, ठीक है, 1600 watt hours, ठीक है। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 दैट क्या होगा 16 and 6 96 watt hours, okay। फिर 96 watt hours, इसको मल्टीप्लाई, ओके। अब इसका टोटल सम हम निकालें, टोटल सम निकालें तो 0 6 6 कितना आ जाएगा 12 19 110 and 19 6 25 2 and 3, ओके। इतना वाट आवर तो हो गया, ओके। अब इसको हमको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो टोटल यूनिट अगर निकालना हो, टोटल यूनिट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 35 2 ओके। तो ये तो 0 हो गया, ये 6 होगा, एंड 3 2 जा 6 5 3 जा 15 एंड 1 3 जा 9 एंड 10, तो ये हो गया, ये जो है ना इतना वाट आवर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यूनिट करना है, तो टोटल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 1000 से, क्योंकि किलो वाट आवर होता है, तो ये जैसे ही 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो वाट आवर ये किलो वाट आवर हो जाएगा, 1000 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसको कट जाएगा, और ये हो जाएगा 105.6 किलो वाट आवर, तो ये हो गया टोटल। एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपीज है, तो टोटल जो कॉस्ट आएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा बिल, वो कितना है 3 into 105.6, तो ये 3 है 18 3 6 18 1 and 3 5 15 116 1 3, ओके। तो ये जो है ना इतना रुपीस, ये इतना रुपीस क्या हो गया आपका पूरा बिजली बिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत, तो यही है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर, देख इलेक्ट्रिक पावर क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि W इक्वल टू I स्क्वायर RT या VIT, ओके, V स्क्वायर R इंटू T एंड I स्क्वायर R इंटू T, ओके। तो ये वर्क डन है, ठीक है। तो यही वर्क डन जब पर यूनिट टाइम में जितना होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन क्या है, VI इंटू T अपॉन T, ओके, इसी को बोलते हैं, ओके। तो ये पावर इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन T, VI इंटू T अपॉन T, हो गया आपका पावर, ओके। ऐसे सिमिलरली आप लिख सकते हैं इसको V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर इंटू R। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, rate at which electrical energy converted into other form of energy is known as energy in electrical circuit. Electrical circuit is known as इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पावर दूसरा डेफिनेशन याद रख लो या पहला रख लो, मतलब जितना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो अप्लायंसेस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जितना फास्ट रेट से कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जैसे बल्ब लगाते हैं तो कौन कितना फास्ट ग्लो करता है, कितना ज्यादा ग्लो करता है, या फिर उसकी अपनी इंटेंसिटी होती है। जैसे फैन है तो हर एक का अपना वॉट होता है, जैसे फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हर एक का अपना कूलिंग कैपेसिटी है, ऐसी एसी है। तो ये सब जो है ना ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, कितना फास्ट रेट से कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज पावर। तो यही है पावर। और या फिर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, देखो वर्क डन को हमने क्या लिखा है, VIT, V स्क्वायर R इंटू टी, और ये I स्क्वायर R इंटू टी, ये W है। तो यही चीज हम ये पहले से जानते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो पावर इक्वल टू W अपॉन टी, और W की वैल्यू कितनी है, VIT अपॉन टी, VI V स्क्वायर R इक्वल टू I स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पावर। अच्छा, यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट जो है ना पावर का, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये जूल पर सेकेंड होता है, इसी को वॉट बोलते हैं। और W से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, ये वॉट होता है। अब जैसे 1 किलो वॉट लिखना है तो 10 की पावर 3 वॉट। मेगावाट लिखना है तो 10 की पावर 6 ज्यादातर यूज होता है सब चीज का, तो ध्यान रखो। अब देखो 1 HP लिखना है तो 746 वॉट। अब तुम्हारे दिमाग में ये हॉर्स पावर, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। ऐसा पहले के अभी भी माना जाता है, घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है हॉर्स, तो इस नाम से इसको लिख दिया 1H। ठीक है, ये था वैसे फुट सेकेंड सिस्टम, ठीक है, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया 1H। ओके, हॉर्स पावर। ओके, अब ये है इलेक्ट्रिक पावर। हमें इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, हमारे सीबीएसई एग्जाम हुए थे उसमें किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक मार्क्स में पूछा जाएगा। वैसे तो 10th क्लास का लेवल है, लेकिन कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर मान लो एक बल्ब है इस तरह का, ठीक है, और ये बल्ब है यहाँ पर लिखा हुआ है 200 वॉट एंड 210 वोल्ट, ठीक है। वैसे तो इंडिया में 220 वोल्ट, ठीक है, इंडिया का जो सप्लाई कनेक्शन है कितना है 220 वोल्ट। एसी में हम सारा चीज सिखा देंगे। और जो यूएसए का है वो 210 या 110 ऐसे, ठीक है, तो इसका कम है, ओके, उसका तो शायद 210 है, ऐसे है 230, थोड़ा सा कंफ्यूज है बट एग्जैक्ट। ओके, देखो तो 200 वॉट है, 220 वोल्ट है। प्यारे बच्चों, अब हमें ये लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है। यहां पर रेटिंग है 200 वॉट एंड 220 वोल्ट, तो व्हाट डज इट मीन। ओके, आंसर क्या लिखो, देखो इसका मतलब होता है व्हेन 220 वोल्ट potential difference will apply through the source through the bulb, then it will लिबरेट, या फिर तुम कह सकते हो इमिट एनर्जी या कंज्यूम एनर्जी, ऐसे लिख देता हूं, लिबरेट 200 जूल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, या कंज्यूम 200 जूल एनर्जी पर सेकेंड, या विल डू वर्क 200 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 200 जूल वर्क काम करेगा। दोनों ही चीज लिख सकते हैं, मतलब तीनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है, लिबरेट एनर्जी, डू वर्क, ओके, या फिर कंज्यूम एनर्जी। तो ये जो है ना यहाँ पर इसका मीनिंग होता है इसका। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे और क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक तो ब्राइटनेस का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बल्ब है जिसका रेटिंग है P1V, P2V
and they are connected in first to series combination and then parallel combination. Find the equivalent पावर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में दिल्ली रीजन। ओके, तो ज्यादातर बोर्ड के जो होते हैं स्टेट बोर्ड, उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, लेकिन आने के लिए कुछ भी आ सकता है, तैयार रहना चाहिए। बट सीबीएसई में दिल्ली बोर्ड में आया। अब देखो, दिल्ली बोर्ड का दिल्ली रीजन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, दो बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, P1 एंड P2, उसका रेटिंग दिया हुआ है P1 भी एंड P2 भी। ओके, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई लाइन। ये जो V है ना सप्लाई, इससे कनेक्टेड है। ओके, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द टू कॉम्बिनेशंस इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। अब पावर डिसिपेशन हमको निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर कितना डिसिपेट होगा वो निकालना है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हो तो कितना लिखोगे, R1 R2, ठीक है, इतना लिखिए। देखो इस पर्टिकुलर जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो तुमको पता है V स्क्वायर अपॉन R होता है पावर का फॉर्मूला, नहीं अभी तो निकाला। तो R1 जो है पहले वाले का वो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1, और दूसरे वाले का सिमिलरली V स्क्वायर अपॉन P2। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब ये R1 R2 तो कुछ नहीं कर लिया, हम क्या करेंगे, मान लो इक्विवेलेंट का निकालना है, तो P इक्विवेलेंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन है V स्क्वायर अपॉन ये RS जो है ना, सॉरी RS का, तो PS कितना लिख सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट 1 होगा, एक मान ले इसका पावर कितना होगा, तो हमने मान लिया कि PS। ओके, तो इसमें वोल्टेज वही रहेगा, रेटिंग इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि V सब सोर्सेज सेम है। ओके, तो ये जब सेम है तो यहां पर लिखोगे तो क्या RS के ऊपर क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपॉन PS। ओके, और यहां पर जो लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2। कोई दिक्कत, अब ये V कैंसिल तो 1 अपॉन PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। क्लियर, तो ये है पावर का फॉर्मूला, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब यहीं पर हम दूसरा लिखना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहां फिल्म डायग्राम बना, ये है बल्ब, ठीक है, और ये नीचे यहां पर है ये बल्ब, ओके, और यहां पर बेटा ये जो है ना, ये सोर्स से कनेक्टेड है V, और यहां है P1 V, और ये क्या है P2। क्लियर, दिक्कत, और ये है पॉजिटिव ये सोर्स, और इसका इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे यहां पर तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये है, ये इस तरह से P इक्विवेलेंट। ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको P हम लिख देते हैं, P क्या लिखे, पैरेलल, तो या P इक्विवेलेंट चलेगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहां से है, तो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जिसको दिक्कत हो देख लो, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। सेम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ो, इतना तो निकल गया। अब इसमें अब मान लो तुम यहां से पुट करो वैल्यू, ठीक है, तो R1 है, ये R इक्विवेलेंट लिखो यहां पर, इसके जगह पर बात तो यही रहेगा ना, पावर के फॉर्मूले में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं क्योंकि पोटेंशियल सेम दे रखा है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब चलो
इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ पर लिखोगे तो ये PS मत लिखो, P इक्विवेलेंट लिखो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का लिख रहा है। तो ये R इक्विवेलेंट जो लिखोगे यहाँ पर नीचे आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो क्लियर सर्कल कर। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा P इक्विवेलेंट अपॉन V स्क्वायर P1 अपॉन V स्क्वायर प्लस P2 अपॉन, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट जो लिखेंगे वो कितना होगा, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। दिक्कत वाली बात, तो मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 मतलब जो रेजिस्टेंस है का फॉर्मूला उसके जैसा अपोजिट, ये सीरीज वाला फॉलो करता है और ये पैरेलल वाला फॉलो करता है, ये वाला जो है नहीं, ये पैरेलल की तरह फॉलो करता है तो अपोजिट आता है फॉर्मूला। यही पूछा था इक्विवेलेंट पावर निकालने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर एक ब्राइटनेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको रफ करके और ब्राइटनेस का क्वेश्चन कह रहे बच्चों यहाँ ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि which ball will glow more bright, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि जिस बल्ब की ज्यादा पावर होगी, अब ये वाला पावर मत नहीं, जो जितना एनर्जी ड्रॉ करे सर्किट से ज्यादा अमाउंट में, दैट विल ग्लो मोर ब्राइट, ठीक है। एनर्जी जो है ना, एनर्जी ड्रॉ करना या हीट प्रोड्यूस करना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो समझ, कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि वो इस रेटेड वाट को या रेटेड पावर को देख करके जज करते हैं, तब कंफ्यूज होते हैं। रेटेड पावर जो है ना ये सही बता नहीं सकता, ठीक है। हाँ इसमें रेटिंग इतना है, लेकिन क्या इतने अमाउंट कि करंट इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर सोर्स से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहा है ये बात इस पर निर्भर करती है। अब देखो कैसे इसको देखते हैं, जैसे है यहाँ पर पहला, तो पहले वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम रेजिस्टेंस देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि करंट सेम है, तो पहले देखिए, मतलब मान लो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा, तो ये W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3 ग्रेटर देन W4, ये इस तरह से हो सकता है। थर्ड नंबर में W1 इक्वल टू W2 लेस देन W3, सॉरी 4 तो है ही, हाँ 4 रहता भी तो कर लेते। अब ये है थर्ड नंबर W1 less than W2 less than W3, okay, and fourth number में क्या है, W1 greater than W2 equal to ये। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कौन ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, इसको क्या करो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस हमने लिख ही रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो रेजिस्टेंस सबका निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट का निकालो, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या निकालो, तुम जानते हो V स्क्वायर अपॉन E इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन E1 नहीं, जरूर पहले का एक फॉर्मूला लिख देता हूं, सिंपल सबको ऐसे लिख देंगे, अभी निकाला हूं V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन E1, कोई दिक्कत वाली बात। अब देख V1 जो है ना और P1 ये है, ये R1 है और V1 अपॉन P1, तो V1 स्क्वायर ये तो सही है, सेम ही है सब में, V स्क्वायर अपॉन, जस्ट हमको चेक करना है, वैल्यू निकालने की जरूरत है, इसको कट करेंगे। अब ये यहाँ पर देखोगे ना, ये P1 कितना है 500, सिमिलरली अगर इसके लिखोगे तो V स्क्वायर अपॉन 250 वाट, R3 लिखोगे तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन 125। प्यारे बच्चों
अब मुझे बता कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो R3 जो है ना वो ग्रेटर होगा R2 से ज्यादा, फिर R3 से, सॉरी R1 से, ऐसा होगा। फिर उत्तर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम। अच्छा, अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, H/I²R। देखो करंट तो सेम ही रहना है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, और ज्यादा हीटिंग इफेक्ट मतलब मोर ब्राइट। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसका जो ऑर्डर देखोगे वो W जो होगा, इसका जो ब्राइटनेस होगा वो ज्यादा होगा। तो ये W3 हम ब्राइटनेस से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो वैसे ही करंट ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो W3 जो है ना ये है, उसके बाद ग्रेटर देन W2 है, उसके बाद ग्रेटर देन W1। तो दिक्कत मतलब कहने का जिसका, अब देखो कोई बच्चा ये देख के अगर लगा देगा कि इसका वाट ज्यादा है पावर, तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, तो गलत हो जाता है। यहां देख, समझ में बात है, पहले तुम पावर रेजिस्टेंस निकालो, करंट जो सेम है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करो, ठीक है। ये तो रेटेड वैल्यू है, ये जो है ना ये रेटेड है, लिखा हुआ है, एक्चुअल में कितना ड्रा करता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बड़ा सही, ठीक है। ये सबसे कम, ठीक है। अब मान लो इसी बल्ब को हम क्या लगा ले, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे लगाएं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से, ठीक है। और यहां से इस तरह से, इस तरह से, ओके। अब ये जो है ना इतना 500 वाट से 220 वोल्ट, ओके, और 250 वाट से ये कितना है 20 वोल्ट, ओके। 125 वाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। टाइप तो इतना समझ में आई बात है। और इससे अब ये सोर्स से कनेक्ट करते हैं टीवी लाइन, ओके। रेजिस्टेंस वैल्यू यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें करंट सेम नहीं, क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है वो देखो, ऑर्डर तो ये रहेगा, रेजिस्टेंस सेम पैटर्न, ओके। जिसका रेजिस्टेंस, अब इसका पावर हमको निकालना है या हीटिंग इफेक्ट निकालना है, तो हम देखेंगे यहां पर V² जो रेटेड पावर है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो एक्चुअल में पावर देगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो H² यहां पर अगर H के फॉर्म में नहीं लगा रहे हो, वैसे हम हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस है, H² लगा दो, V² अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा R इनटू T। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो इसका जो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो उसका ब्राइटनेस भी कम होगा, नहीं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस कम होगा। अब रेजिस्टेंस जो है ना ये है 1, थोड़ा सा प्यार से समझना बेटा, ये ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस है, गिवन अगर वोल्टेज सेम है तो उसमें रेटिंग रहता है, सेम है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम ले लेते हैं क्योंकि इंडिया में सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का है, तो जब नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट ये 220 वोल्ट वाट लिखा हुआ है, मतलब वोल्ट लिखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन में ज्यादातर मिसिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर V² में यहाँ पर देखो जिसका रेजिस्टेंस H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R की, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका H कम होगा, मतलब कहने का H3 जो होगा ना लेस देन H2 लेस देन H, मतलब ऑर्डर डायरेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पर W3 सबसे बड़ा था, यहाँ पर W3 सबसे छोटा है, समझ में आई बात है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट इसके रेसिप्रोकल होगा,
क्लियर है कंसेप्ट? मतलब ब्राइटनेस जो है ना आपको क्लियर हो गया, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीटिंग इफेक्ट है। ये पावर क्या है, पावर के है, लेकिन पावर कौन सा, जो सर्किट से वो ड्रा कर पा रहा है या सर्किट के अकॉर्डिंग वर्क कर पा रहा है पर यूनिट टाइम, उसके रेटिंग से नहीं है मतलब। ठीक है, यही था। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या समझ में नहीं आता आपको। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मेरा अपना आईडी है, वहां फॉलो कर सकते हैं प्रेम जी फिजिक्स करके। ओके।